हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 5 जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का भाग 2। इससे पहले भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 के अंदर हमने वनस्पति के बारे में देखा और वनस्पति के प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में पढ़ लिया और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे जो भी प्रकार बचे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उष्ण पर्णपाती वन, देखो बच्चों, शुष्क पर्णपाती वन। इससे पहले हम जैसे कि पर्णपाती वनों को हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो था आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा क्या था, शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन के अंदर अगर मैंने आपको बताया था कि वहां जो प्रमुख पादप जो थे वो सागौन, बांस, अर्जुन, शीशम, ये वहां के कुछ क्या थे, प्रमुख पादप थे। और वहां की जो वनस्पति थी, या मैं वर्षा की बात करूं तो वहां वर्षा की मात्रा कितनी थी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा और 200 सेंटीमीटर से कम। जबकि मैं यहां बात करूं तो यहां जो बच्चों वार्षिक वर्षा होती है वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इनके अंदर अगर मैं बात करूं तो सागौन, पीपल, नीम ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। और प्रमुख जानवरों की बात करूं तो शेर, सिंह, सूअर, हिरण, हाथी, सांप और कछुआ। अब मैं बात करता हूं बच्चों कंटीले वन या झाड़ियां। तो देखो, ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है तो वहां जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी होती है, कंटीले वन या झाड़ियां। जैसे कि अपने बात करें, राजस्थान का हिस्सा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये कुछ हिस्से हैं। तो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा आता है बच्चों राज्य, राजस्थान। तो उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। यानी कि वे भाग जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। तो बच्चों वर्षा के आधार पर अगर अपने बांटे तो जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा थी उन्हें अपनों ने क्या कहा था, वर्षावन। जहां 100 से, या मैं से बोलूं कि 70 से 200 के बीच में थी तो उन्हें मैंने बोला था पर्णपाती वन। और इनमें भी जिनकी 100 से 200 के बीच में थी वो आर्द्र पर्णपाती वन, और जिनकी 70 से 100 के बीच में थी वे शुष्क पर्णपाती वन। और इसके बाद अगर चौथे भाग की मैं बात करूं तो जिनमें 70 से भी कम है वो कौन सी होगी, अपने कंटीले वन या झाड़ियां। अकाशिया, खजूर, नागफनी यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है बच्चों, यानी कि इनके वृक्ष दूर दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत सारे वृक्ष खड़े हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में फैली हुई होती हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ वार्षिक वर्षा का स्तर बहुत ही कम था, यानी कि 70 सेंटीमीटर से भी कम। अब 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा है तो इन पादपों को जब पानी की आवश्यकता होती है तो ये पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करती है भूजल के द्वारा। और भूजल का जो स्तर है यहाँ काफी नीचे होता है, तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए इनकी जड़ें जो होती हैं वो काफी लंबी हो जाती हैं। पत्तियों का आकार काफी छोटा होता है। जैसे आपने कंटीली झाड़ियां देखी होगी बच्चों, इनकी पत्तियां जो होती है वो बहुत ही छोटी होती हैं। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। यानी कि अगर मैं वन्य प्राणियों की बात करूं तो कौन कौन से हैं, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, जंगली गधा, घोड़ा और ऊंट। अब मैं बात करता हूं बच्चों पर्वतीय वन की। अभी तक हमने देख लिए वर्षा वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन, और अब हम बात करेंगे पर्वतीय वनों के। नाम से स्पष्ट हो रहा है बच्चों, पर्वतीय वन यानी कि वे वन जो पर्वतों पर पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्राकृतिक वनस्पति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उनमें एक कारक था तापमान। तो अब तो पर्वतों पर ऊपर की बात करता हूं तो जैसे जैसे अपने ऊपर जाते हैं तापमान में लगातार क्या आती है, गिरावट, और तापमान लगातार क्या हो जाता है, कम होता जाता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं और इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे पेड़ पाए जाते हैं। और वहीं 1500 मीटर से 3000 मीटर, देखो अभी बच्चों आप लोगों ने बात की थी 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई तक, और इसके बाद अगर मैं बात करूं 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी, तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछे कि शंकुधारी पेड़ जो होते हैं किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पेड़। और इनकी मैं बात करूं तो इनमें कौन कौन से आते हैं, चीड़, देवदार और सिल्वर फर पाए जाते हैं। यानी कि मुख्य पेड़ कौन कौन से हो गए, चीड़ व देवदार। ये वन हिमालय की दक्षिणी ढाल, जैसा कि आपको पता है बच्चों इतनी जो ऊंचाई है तो हमारे यहाँ तो हिमालय की ही है, तो ये सारे वन कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। यानी कि जहां जहां हिमालय का प्रसार है, आपको पता है जो हिमालय है वो हमारे उत्तर और उत्तर पूर्व में है, तो हिमालय के अंदर जितना भी क्षेत्र आता है उन सभी क्षेत्र के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। और उनके प्रमुख पादप कौन से हो गए, शंकुधारी, और इसीलिए इन वनों को भी क्या कहा जाता है, शंकुधारी वन। इनकी ऊंचाई कितनी थी बच्चों, 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर तक। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। यानी कि 3600 मीटर से भी ऊपर वनस्पति की बात करूं तो कौन सी वनस्पति है बच्चों, अल्पाइन वनस्पति है। सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च मुख्य पेड़ है। अगर यहाँ की मैं बात करूं इतनी ऊंचाई पर यानी कि अल्पाइन के अंदर मैं बात करूं तो ये मुख्य पेड़ है। जैसे जैसे हिम रेखा के पास पहुंचते हैं इन वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है और अंत में ये झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में मिल जाते हैं। गुज्जर तथा बकरवाल द्वारा, जैसे कि आपको पता है बच्चों गुज्जर और बकरवाल ये घुमंतु जो कृषि होती है, या मैं से बोलूं कि जो घूम घूम कर अपने जानवरों के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं या जानवरों को चराने का काम करते हैं, यानी कि चरवाहे जो होते हैं, ये कौन है बच्चों, जम्मू कश्मीर की चरवाहा जनजाति है। कौन सी, गुज्जर व बकरवाल द्वारा इनका प्रयोग पशुचारण के लिए किया जाता है। इन वनों में कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारासिंगा, हिम तेंदुआ, रींछ, लाल पांडा, बकरी आदि पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैंग्रोव वनों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों, तटवर्ती मतलब वह क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हो, यानी कि जहां डेल्टा का निर्माण होता हो। डेल्टा यानी कि बच्चों वह क्षेत्र जहां नदियां अपना पानी लाकर समुद्र में मिलाती हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति है वो कौन सी है, मैंग्रोव वनस्पति। जहां ज्वार भाटे आते हैं, यानी कि वहां जहां समुद्र के पानी, जो समुद्र का पानी वो लगातार मिलता रहता है, वहां की महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, क्योंकि मिट्टी और बालू लाई जाती है नदियों के द्वारा, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी और बालू बहाकर लाई जाती है उसके कारण एक डेल्टा क्षेत्र बनता है। और उस डेल्टा क्षेत्र के अंदर समुद्र के अंदर जब ज्वार और भाटे आते हैं तो वहां पानी भरता रहता है, और उसी पानी के बीच जो वनस्पति पाई जाती है वो कौन सी होती है, मैंग्रोव वनस्पति। यह एक प्रकार की वनस्पति है जिसके पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। यानी कि ये जो मैंग्रोव वनस्पति के अंदर जो पादप आते हैं वो रात दिन पानी के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इन पादपों को जलोदभिद पादप भी कहा जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि पहले भी बताया, ये वनस्पतियां हमेशा डेल्टाई भागों में ही पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी पेड़, इसीलिए वहां जो वन है, वहां जो वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति है उसे सुंदरी वन कहा जाता है, क्योंकि वहां का जो मुख्य पेड़ है वो कौन सा है बच्चों, सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं, जिनसे मजबूत लकड़ी मिलती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, अंगार के पेड़ भी यहीं पाए जाते हैं, यानी कि कौन सी वनस्पति में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का प्रसिद्ध जानवर रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके अलावा मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल और सांप भी यहाँ पाए जाते हैं।
तो बच्चों ये थी हमारी वनस्पति। अब मैं बात करूंगा वन्य प्राणियों की। जैसे कि आपको पता है इस अध्याय के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी थी, एक तो प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति हमारी पूरी हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। तो भारत में लगभग 90,000 जातियां और वनस्पतियां कितने प्रकार की थी बच्चों? 47,000 प्रकार की। वहीं अगर मैं बात करूं वन्य प्राणियों की तो कितने हैं? 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां यानी कि ताजे और समुद्री जल में पाई जाती हैं। हमारे देश में 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी कि अकेले अगर मैं पक्षियों की बात करूं तो बच्चों अकेले पक्षियों की प्रजातियां हैं वो हैं 2000 से अधिक, और अकेली मछलियों की कितनी प्रजातियां हैं? 2546। भारत में वन्य जीवों का वितरण, जैसे वनस्पति का वितरण था वैसे भी वनस्पति के आधार पर वन्य जीवों का भी वितरण किया जाता है। जैसे स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। और एक सींग वाले गेंडे, यह भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का महत्वपूर्ण स्तनधारी है जो कि पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। और कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। यानी कि जंगली गधे और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण और राजस्थान में। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण भी पाए जाते हैं। यानी कि हमारे भारत के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुल 90,000 प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। और ये जीव जो है वो वहाँ की वनस्पति पर निर्भर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि थोड़ी मरुस्थलीय अगर वनस्पति है तो वहाँ गधे और ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ पर बंदरों की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं अगर मैं भारत की बात करूं तो। और भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक स्थल गुजरात में गिर जंगल है। यानी कि भारतीय शेर, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों भारतीय शेर कहाँ पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं बच्चों गुजरात के गिर जंगलों में। वहीं भारत के अंदर बाघ भी पाए जाते हैं और शेर भी पाए जाते हैं। और इसी दृष्टिकोण से भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है और यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, याक जो है वो लद्दाख का राज्य पशु भी है। तिब्बती बारहसिंगा, नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कि ये कुछ एक प्रजातियों के नाम बताए हैं बच्चों मैंने आपको। जैसे कि सभी प्रजातियों के नाम बताएं तो संभव ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कुल 90,000 प्रकार के वन्य जीव हैं, तो सबके नाम तो अपने यहाँ नहीं जान सकते, पर इनमें जो प्रमुख थे उनकी बात हमने यहाँ की है। कहीं कहीं पर लाल पांडा भी पाया जाता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुआ, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों देख रहे हो, जो घड़ियाल होता है ना बच्चों, इसका जो मुंह होता है वो आगे से थोड़ा तीखा होता है। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा जीव है जो विश्व में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। यानी कि इसको मैं देशज भी कह सकता हूं। देशज मतलब जो जिसका जन्म ही भारत में हुआ हो, जो भारत का मुख्य या मूल रूप से भारत का ही हो। भारत में बहुत सारे रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर। ये कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं। अब मैं बात करता हूं वन्य प्राणियों को संकट। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में आ चुकी हैं तथा 20 प्रजातियों का विनाश हो चुका है। अब बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है वनस्पति के अंदर, मानव अपने फायदे के लिए वनस्पति का उपयोग कर रहे हैं, पेड़ों को काटता जा रहे हैं। इससे वहां की जो एक क्षेत्र की जो वनस्पति है वो प्रभावित हो रही है। और आपको पता है जब वनस्पति प्रभावित होगी तो उसके ऊपर जो रहने वाले वन्य जीव हैं वे भी प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं
मानव के कृत्यों के द्वारा बहुत सारी वनस्पतियां जो है संकट की स्थिति में आ चुकी हैं, और जिनमें से कुछ तो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त ही हो चुकी हैं, यानी कि जिनका पूर्णतः विनाश हो चुका है। वन्य प्राणी का बचाव। अब मैं बात करूं कि वन्य प्राणियों का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उसमें है कि अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। देश के 18 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं, इनमें से 10 हैं। जीव मंडल निश्चय मतलब जहां कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं जा सकता, उन्हें बोलते हैं मतलब जीव मंडल निश्चय, या एक प्रकार का प्राकृतिक निवेश निश्चय, जहां बायोम, जैसे अपन ने एक बायोम शब्द पढ़ा था बच्चों शुरू में, तो यह एक प्रकार का बायोम स्थापित करता है। सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचान कुमार और अमरकंटक। अचान कमर और अमरकंटक, ये कुछ बच्चों के हमारे जीव मंडल निश्चय। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है, जैसे कि शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। यानी कि भारत सरकार विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के ऊपर अधिनियम बना चुकी है, कानून बना चुकी है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा प्रयास चल रहे हैं इस संकट से उभरने के लिए। 103 नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब बच्चों वह स्थान होता है जहां मानव हस्तक्षेप नहीं कर पाता। 535 वन्य प्राणी अभयारण्य और बहुत सारे चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप तथा जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाना, वनस्पति के प्रकारों के बारे में जाना, जिनमें वर्षा वन, पर्णपाती वन, कंटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वनस्पति शामिल थी। इसके बाद हमने वन्य जीवों के बारे में जाना। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।